कई लोग अलग अलग विषयों पर लोकनाथ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। आज हमारे बीच देश के प्रख्यात पत्रकार सत्येंद्र रंजन जी हैं। सत्येंद्र रंजन जी लगभग 3 दशकों से संस्कृति, समाज और अर्थनीति सहित कई विषयों पर गंभीर लेखन करते रहे हैं। आज का विषय श्रीलंका के कर्ज का संकट और अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ है। इसी श्रीलंका के आर्थिक संकट का सबक और भारत की अर्थव्यवस्था विषय पर इससे पहले वेबिनार में हम लोगों ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से जुड़े प्रोफेसर अरुण कुमार जी को सुना था। आज हम सत्येंद्र रंजन जी को सुनेंगे। सत्येंद्र भाई से आग्रह है कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। सत्येंद्र जी। सभी उपस्थित साथियों को मेरा नमस्कार, आपका अभिवादन। मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए पहले तो मैं लोकनाथ का आभारी हूँ कि आपके ये जो श्रृंखला है चर्चा की, उसमें आप लोगों ने इतने बड़े बड़े नामों को, शख्सियतों को यहाँ बुलाया है और उन्होंने अपनी बातें यहाँ रखी हैं। उस श्रृंखला में मुझे बोलने का मौका आपने दिया, इसके लिए हम सचमुच हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज जो विषय हम लोगों ने चुना है बातचीत करने के लिए, वो है श्रीलंका का जो संकट का जो कर्ज संकट है, उसका जो डेट क्राइसिस है, उसका इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट, उसका अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ। क्योंकि इस समय अगर हम लोग दुनिया में जो चर्चा चल रही है उस पर गौर करें तो हम लोग देखते हैं कि ये बात अगर कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कर्ज संकट एक सबसे बड़ी चुनौती के रूप में इस समय उपस्थित हो गया है। चुनौतियां बहुत सारी हैं, जाहिर है। जो कोरोना महामारी आई, उसका जो असर है उससे अभी तक दुनिया नहीं उबर सकी है। उसके बाद ये यूक्रेन का युद्ध हो गया, उसका भी असर दुनिया भर में हुआ है, अनेक रूपों में हुआ है। आर्थिक असर हुआ है, खासकर ये इन संकटों का असर खाद्य संकट के रूप में देखने को मिल रहा है। दुनिया भर में खाद्य पदार्थों की महंगाई बहुत तेजी से बढ़ी है और उसके साथ ही जो ईंधन यानी पेट्रोलियम पदार्थ हैं, गैस है, इसकी महंगाई से एक तरह से पूरी दुनिया त्रस्त है। इन सब का जो सकल परिणाम हुआ है, कुल मिला जुला नतीजा हुआ है, वो ये है कि आम तौर पर जो मुद्रास्फीति है, जो महंगाई है, उससे चाहे वो विकसित दुनिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, या एशिया के देश हो, अफ्रीका हो, लैटिन अमेरिका हो, कोई भी इसकी मार से इस समय बचा हुआ नहीं है। सिर्फ उसका अपवाद 2-4 देश हैं, जैसे चीन है, जहां अभी भी मुद्रास्फीति की जो ताज़ा दर है जून में वो सिर्फ 2.5% थी। इसी तरह वियतनाम है और कुछ इस तरह के देश हैं जहां पर मुद्रास्फीति की दर अभी भी 4% या उससे कम है। बाकी अमेरिका के बारे में हम लोग जानते हैं कि वहाँ मुद्रास्फीति की दर पिछले महीने 9.1% दर्ज हुई, जो तकरीबन 40 साल का रिकॉर्ड है। यह जो परिस्थिति बनी है, इस परिस्थिति की वजह से जो जिन्हें पहले गरीब देश कहा जाता था, या जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, विकासशील देश हैं, उन्हें आज अर्थशास्त्र की भाषा में एमर्जिंग इकोनॉमी यानी उभरती अर्थव्यवस्था वाले देश कहा जाता है। उन देशों के सामने उनके ऊपर जो कर्ज है उसका एक बहुत ही बड़ा संकट खड़ा हो गया है कि आखिर वो कर्ज कैसे चुकाएंगे। और यह संकट सबसे पहले जहां पर हम लोगों को देखने को मिला, जाहिर है, श्रीलंका है, जहां बहुत विस्फोटक रूप में यह देखने को मिला। और श्रीलंका ने पिछले अप्रैल में यानी 3 महीना पहले यह कह दिया कि वो जो कर्ज उसने लिया है उस कर्ज को वो चुका सकने की स्थिति में नहीं है, जिसे बोलचाल की भाषा में कहा जाता है कि उसने डिफॉल्ट कर दिया, वो डिफॉल्टर हो गया। और तब से उसने उसके ऊपर जो देनदारियां हैं कर्ज की, उसने नहीं चुकाया है। लेकिन यह कहानी अगर सिर्फ श्रीलंका की होती तो इसको समझा जाता कि यह एक देश विशेष की समस्या है जो वहाँ की खास परिस्थितियों से पैदा हुई है। लेकिन अभी इसी हफ्ते 26 तारीख को, आज 29 तारीख है, यानी 3 दिन पहले, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपनी जो इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की,
जो दुनिया में अर्थव्यवस्था किस तरह से उभरती हुई दिख रही है, उसका क्या रूप आते दिख रहा है, इसके बारे में जो उसने अपनी रिपोर्ट दी उसमें उसने चेतावनी दी कि दुनिया के अनेक देश उस हालत में पहुंचते हुए दिख रहे हैं जहां श्रीलंका पहुंच गया। कुछ देशों का उन्होंने नाम लेकर जिक्र किया है जिनके बारे में उनका कहना है कि ये देश तो हो सकता है कि आने वाले कुछ महीनों में ही डिफॉल्टर हो जाएं, यानी ये इनकी हालत वैसी न रह जाए जिसमें इनके ऊपर जो कर्ज है, जो डेट है, उसको ये चुकाने की हालत में हो। खासकर IMF के अधिकारियों ने लाओस, मंगोलिया, मालदीव और पापुआ न्यू गिनी का जिक्र किया है, जो बहुत जल्दी ऐसी खबर आ सकती है कि उन्होंने डिफॉल्ट कर दिया है, वो डिफॉल्टर हो गए हैं। हालांकि इसी सूची में पाकिस्तान का नाम भी है। पाकिस्तान भी बहुत गहरे संकट में है और पाकिस्तान के संबंध में भी यह धारणा बनी है कि वो बहुत जल्दी, यानी अगले 3, 4, 5 महीनों में कभी भी वो डिफॉल्टर हो सकता है। दरअसल अगर हम लोग जो दुनिया की एक जानी मानी वित्तीय वेबसाइट है अमेरिका की ब्लूमबर्ग, उसके अध्ययन पर गौर करें तो ब्लूमबर्ग ने उन देशों की एक सूची बनाई है जिनको उसने कहा है कि ये इन देशों के डिफॉल्टर होने का, यानी कर्ज चुकाने में अक्षम होने का हाईएस्ट रिस्क है, सबसे ज़्यादा उनका जोखिम है कि वो कर्ज चुकाने में अक्षम हो जाएंगे आने वाले समय में। इस सूची में उन्होंने जिन देशों को शामिल किया है, अगर ऊपर से उनको हम देखें तो एल सल्वाडोर, घाना, ट्यूनीसिया, पाकिस्तान चौथे नंबर पर है पाकिस्तान, मिस्र, केन्या, अर्जेंटीना, 20 देशों की सूची है। यानी यह बात ये जो दुनिया के तमाम जो वित्तीय जानकार हैं या संस्थाएं हैं वो मान के चल रही हैं कि जो कर्ज चुकाने में अक्षमता का जो सवाल है, डिफॉल्टर होने का जो सवाल है, वो बहुत गंभीर रूप लेने जा रहा है। ब्लूमबर्ग ने ये बताया भी है कि किन कसौटियों पर उसने यह अपनी लिस्ट बनाई है। तो उसने कुल मिलाकर ये 4 कसौटियां ऐसी तय की जिसके आधार पर उसने दुनिया के देशों, तमाम देशों के ऊपर जो ऋण है, जो कर्ज है, उसका उसने एक आकलन किया। इन 4 चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए ताकि हम आगे जब बात करेंगे तो वो बातें ज़्यादा साफ हों। तो जैसे उसने पहली कसौटी ये बताई कि जो किसी देश के सरकारी के जो बॉन्ड हैं वो अपने बॉन्ड को किस ब्याज दर पर बेच पा रहे हैं। जाहिर है कि जिस देश में कर्ज डूबने का ज़्यादा खतरा होता है उस देश को ज़्यादा ब्याज देना पड़ता है, तब कोई जो निवेशक है उनके बॉन्ड को खरीदता है। तो देखा यह गया है कि कुछ देशों का बॉन्ड का पर जो ब्याज दर उन्हें देना पड़ रहा है वो तो 30% से भी ऊपर है। यानी जब वो 30% ब्याज देने की, 30, 32, 33, 35% ब्याज देने की बात कर रहे हैं, तब उनके बॉन्ड को अंतर्राष्ट्रीय निवेशक खरीदने के लिए तैयार हो रहे हैं। उन्होंने एक जो 5 ईयर क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप एक पैमाना होता है जिसके ऊपर, यानी किसी देश के कर्ज को अगर आप वो स्वैप करना चाहे 5 साल के भीतर तो उसकी साख, उसकी विश्वसनीयता कितनी होगी, इस पैमाने को भी ध्यान में रखा है। इसके अलावा उस देश के जीडीपी में जीडीपी का कितना परसेंटेज, कितना हिस्सा उनको ब्याज के रूप में चुकाना पड़ रहा है और कितना उनके सरकार, देश के कुल जीडीपी में जो सरकारी कर्ज है वो कितना हो गया है, किस परसेंटेज तक पहुंच गया है। ये 4 पैमाने उन्होंने अपनाए और यह 4 पैमानों के आधार पर जब दुनिया भर का उन्होंने आकलन किया तो वो यह निष्कर्ष पर पहुंचे कि दुनिया के बहुत सारे देश कर्ज संकट में पहुंच चुके हैं। यह कर्ज संकट की स्थिति ऐसी है कि वो डिफॉल्टर हो जाएंगे। अगर एक भी देश डिफॉल्टर होता है तो उसका चेन रिएक्शन होता है, क्योंकि अगर एक देश ने कर्ज चुकाने से मना कर दिया तो उससे जो तमाम जो निवेशक हैं जिन्होंने उसको कर्ज दे रखा है उनकी साख और उनका जो वित्तीय स्थिति है, उनकी जो परिस्थितियां हैं वो प्रभावित होती हैं और वो चेन रिएक्शन एक ग्लोबल क्राइसिस, एक वैश्विक संकट का रूप लेता चला जाता है। तो अब IMF ने भी ये चेतावनी दे दी है कि कर्ज संकट एक वैश्विक संकट का रूप लेने जा रहा है।
हम लोग जब श्रीलंका की स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो इस वैश्विक संदर्भ को, इस ग्लोबल पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखना चाहिए। और यही आज हमारा विषय है, श्रीलंका के कर्ज संकट का जो वैश्विक संदर्भ है, अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ है। इस रूप में आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं उसको एक तरह का केस स्टडी हम लोग समझ सकते हैं कि हम लोग श्रीलंका को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर श्रीलंका इस हालत में क्यों पहुंचा कि वो डिफॉल्टर हो गया, उसको डिफॉल्ट करना पड़ा और उसकी पूरी बाजार में उसकी साख समाप्त हो गई। अभी जो वहाँ के राष्ट्रपति चुने गए हैं रानिल विक्रमसिंघे, ये जब प्रधानमंत्री थे अभी 1 महीना पहले, जब अभी गोटाबया राजपक्षे अभी भी राष्ट्रपति थे, वो देश छोड़कर भागे नहीं थे, तो उस समय इन्होंने देश की संसद में ये कहा था कि जब मैं IMF या किसी भी कर्जदाता एजेंसी से आज मैं बात करता हूं तो मैं एक दिवालिया देश के प्रधानमंत्री के रूप में बात करता हूं और इसलिए मेरी बात का वजन नहीं होता है, क्योंकि जो जिससे मैं बात कर रहा होता हूं उसे यह पता है कि यह उस देश का प्रधानमंत्री है जो दिवालिया हो चुका है। तो यह समझने की बात है कि श्रीलंका आखिर दिवालिया होने की स्थिति में कैसे पहुंचा। और हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि अगर हम लोग श्रीलंका को एक केस स्टडी के रूप में समझ लें तो हम लोग उसी आधार पर यह भी समझ सकते हैं कि बाकी देश वहां क्यों पहुंचने जा रहे हैं, वो उनका संकट ऐसा क्यों है और ये जो वैश्विक संकट है यह क्यों खड़ा हुआ है। तो हम लोग अपनी बातचीत को केंद्रित रखेंगे श्रीलंका पर, लेकिन इस रूप में केंद्रित रखेंगे कि श्रीलंका की स्थिति को समझने से हमें वैश्विक संकट को समझने में मदद मिले, जो वैश्विक संकट ने जो रूप लिया है, क्योंकि कमोबेश जो श्रीलंका में हुआ है वही परिस्थितियां दूसरे देशों में भी हैं। और हम लोग इस बात को जानते ही हैं कि पिछले 30-32 साल में दुनिया में जिस ढंग की अर्थव्यवस्था, जो एक ग्लोबल एक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, जो वैश्विक आर्थिक ढांचा बनाया गया, जिसको बोलचाल में हम लोग नियोलिबरलिज्म, नव उदारवाद कहते हैं, उस ढांचे के तहत सारी दुनिया को, जिसे ग्लोबलाइज्ड कहा गया, जोड़ दिया गया। और उस जोड़ने की वजह से सारी दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं इस तरह से अपनी अपनी भूमिकाओं के साथ उसमें जुड़ गई कि आज एक जगह जो होता है उसका असर दुनिया भर में वो होता हुआ हम लोग देख रहे हैं। जैसा कि अभी अमेरिका ने अपने यहाँ ब्याज दरें बढ़ाई तो सारी दुनिया के जो शेयर और फाइनेंशियल मार्केट्स हैं उनकी स्थिति हम लोग देख रहे हैं। हमारा अपने देश में भी हम लोगों ने देखा किस तरह रुपए की कीमत गिरती चली जा रही है। वो कीमत इसीलिए गिर रही है क्योंकि निवेशक अब भारत जैसे देशों से पैसा निकालकर अमेरिका में लगा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका में ब्याज दर बढ़ने से डॉलर में निवेश करने पर उनको ज्यादा फायदा होता हुआ दिख रहा है। कहने का मतलब यह है कि हम लोग श्रीलंका की स्थिति को जब समझने की कोशिश करेंगे तो उससे हम लोग दुनिया भर में जो कुछ हो रहा है उससे हम लोग समझ पाएंगे। श्रीलंका के संकट की चर्चा तकरीबन साल भर पहले शुरू हो गई थी। तभी से यह बात लगातार ये बात सामने आने लगी कि श्रीलंका की स्थिति लगातार बिगड़ रही है, उनकी जो आर्थिक स्थिति है। इस दरमियान जिन बातों की चर्चा हुई उसमें मुख्यतः 2-3 पहलू बताए गए जिसको इस स्थिति का कारण बताया गया। लेकिन मेरी समझ में ये जो बातें बताई गई ये सिर्फ तात्कालिक थी। ये जो फौरी कारण थे उनकी ही चर्चा हुई। उसके पीछे जो स्ट्रक्चरल, जो ढांचागत वजह हैं उसकी चर्चा या तो जानबूझकर नहीं की गई, क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं कि दुनिया का मीडिया उन्हीं लोगों से नियंत्रित होता है जो इस ढांचे को चलाते हैं और वो इस ढांचे के संकट को सामने नहीं आना देना चाहते हैं। वो इस वजह को नहीं दुनिया के सामने जाहिर नहीं होने देना चाहते हैं कि आज श्रीलंका या पाकिस्तान या पापुआ न्यू गिनी या मिस्र, घाना, अर्जेंटीना में जो हो रहा है उसकी वजह आंतरिक तो है, लेकिन सिर्फ आंतरिक नहीं है बल्कि उसकी बहुत सी वजहें जो उसका संबंध यह जो नव उदारवादी अर्थव्यवस्था बनाई गई उससे है। तो श्रीलंका के संदर्भ में जो बातें बताई गई, एक तो यह कहा गया कि श्रीलंका की जो अर्थव्यवस्था है वो पर्यटन पर, टूरिज्म पर बहुत डिपेंडेंट है। वहाँ जो टूरिस्ट हर साल आते थे और 2 वजहों से उनका टूरिज्म जो है वो कोलैप्स कर गया, वो खत्म हो गया।
पहली वजह तो यह थी कि जब 2019 में वहां पर चर्च के बम धमाके हुए, एक दिन में ही चर्च और होटलों में कई बम धमाके हुए थे, जिसमें 200 से ज्यादा लोग मारे गए थे। उसकी वजह से श्रीलंका की सुरक्षा को लेकर एक आशंका पैदा हो गई और पर्यटकों ने आना कम कर दिया। और जो वही सही कसर थी वो 2020 में जब ये कोरोना महामारी आई, लॉकडाउन लागू हुआ, तो दुनिया भर में पर्यटन बिल्कुल थम गया और दुनिया भर की तरफ श्रीलंका में भी पर्यटकों का आना खत्म हो गया, रुक गया। और उसका नतीजा है कि पर्यटकों के माध्यम से उनको उनके देश में जो डॉलर आता था, जो विदेशी मुद्रा आती थी, उसका आना रुक गया और उसकी वजह से उनके पास विदेशी मुद्रा भंडार में का संकट खड़ा हो गया। तो उनके पास जो मुद्रा आती थी जिससे कि वो अपनी जरूरत की चीजें आयात करते थे, जिसमें खासकर पेट्रोलियम और अनाज, ये दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें थी, जिसकी वजह से चूंकि वो डॉलर की कमी हो गई तो उनके लिए आयात करना मुश्किल हो गया। दूसरी वजह बताई गई कि जो श्रीलंका के लोग बाहर काम करते हैं, लॉकडाउन के समय में सब जगह काम धंधा ठहर गया था, तो उनके भी काम पर असर पड़ा और इसलिए वो जो काम करके अपनी कमाई वापस भेजते हैं, जिसको अंग्रेजी में रेमिटेंस कहा जाता है, वो जो अपनी कमाई वापस भेजते थे जिससे विदेशी मुद्रा देश में आती थी, वह मात्रा भी वह भी काफी घट गई, काफी कम हो गया और इसने भी संकट को आगे बढ़ाया। तीसरी वजह बताई गई कि जो राष्ट्रपति गोटाबया राजपक्षे जो हैं, इन्होंने एक बहुत ही दुस्साहसिक कदम उठाया, कुछ उसी तरह का जैसा कि अपने देश में नोटबंदी के साथ उठाया गया था। उन्होंने अचानक एक फरमान जारी कर दिया कि अब देश में सिर्फ ऑर्गेनिक खेती होगी, देश में किसी भी तरह के फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं होगा, कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं होगा, सिर्फ खेती जो प्राकृतिक ढंग से जैसे पहले होती थी और जिसको आजकल ऑर्गेनिक खेती कहा जाता है, ऑर्गेनिक खेती होगी। और इसकी वजह से देश में जो खेती का जो सिस्टम है, जो उत्पादन, जो पैदावार है अनाज की, वो बिल्कुल बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ और जिससे देश के अंदर जो खाद्य की उपलब्धता थी वह बहुत घट गई। और इसलिए श्रीलंका पर यह दबाव बन गया कि वो बाहर से अनाज का आयात करे उस समय, जबकि उसके विदेशी मुद्रा भंडार में पहले ही डॉलर काफी कम हो चुके थे। तो वैसी परिस्थिति में ये संकट देश में अभाव की स्थिति पैदा कर दी और इन परिस्थिति और यही चीजें आगे बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा आया जब लोगों के लिए ये अभाव, इन पेट्रोलियम ना होने का असर, चूंकि बिजली पे भी पड़ा तो बिजली की कमी, दवाओं का आयात नहीं हुआ तो हॉस्पिटल थम गए, वहाँ जरूरी ऑपरेशन भी होना मुश्किल हो गया, दवाओं की कमी हो गई। इन सब चीज़ों से लोग इतने आजीज आ गए, इतने परेशान हो गए कि वो सड़कों पे उतर आए लगभग 3.5 महीना पहले। और उसके बाद की जो घटनाएं हैं वो तो विस्फोटक रूप में थी, तो वह तो सबको मालूम है कि घटनाएं कैसे आगे बढ़ी। उसके पहले यह कारण बताए जाते हैं। ये तमाम बातें ठीक है, सही है, इसमें इस पर कोई डिस्प्यूट नहीं है कि ये वजह नहीं थी। लेकिन सवाल यह है कि श्रीलंका अपने विदेशी मुद्रा भंडार या अपने अनाज के लिए विदेशों पर निर्भर क्यों था। ये दूसरी चीज यह गौर करने की है कि जो श्रीलंका सरकार का राजकोष इतना खाली क्यों था कि अगर एक तात्कालिक संकट आ गया तो वह उसको संभालने में नाकाम हो गई। अब अगर हम लोग इस सवाल को देखने की कोशिश करें तो कुछ वजहें और सामने आती हैं। हम लोग सभी जानते हैं कि राजपक्षे परिवार का श्रीलंका पर पिछले 15 साल से पूरा दबदबा था। सिर्फ बीच में 4 साल की अवधि थी जब मैत्रीपाला सिरिसेना बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से राष्ट्रपति चुन लिए गए थे, लेकिन वो चूंकि एक साझा गठबंधन के उम्मीदवार थे, वो कोई खास शासन दे नहीं पाए। 2019 में गोटाबया राजपक्षे चुनाव जीते, फिर से जीते। उस समय उन्होंने भारी टैक्स छूट का वादा करके वो आए थे और आते ही उन्होंने प्रत्यक्ष करों में जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं उनमें भारी छूट दी, जिससे वहाँ के धनी तबकों को और कॉर्पोरेट सेक्टर को भारी फायदा हुआ। लेकिन सरकार के राजकोष का जो स्रोत है, सरकार को पैसा कहाँ से मिलता है, आखिरकार टैक्स से मिलता है। अब यह तो देखने की बात होती है कि कोई सरकार जो टैक्स लगाती है
वह प्रत्यक्ष कर अधिक लगाती है, डायरेक्ट टैक्स अधिक लगाती है, या इनडायरेक्ट टैक्स अधिक लगाती है। डायरेक्ट टैक्स को प्रोग्रेसिव टैक्सेशन माना जाता है, इसलिए कि वो टैक्स उन लोगों पर लगता है जो टैक्स देने में सक्षम है, और इनडायरेक्ट टैक्स सबको देना पड़ता है। अगर इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ाया जाता है, दुर्भाग्य से अभी अपने देश में वही हो रहा है, जीएसटी में जिस तरह की हम लोग बढ़ोतरी देख रहे हैं, और इनडायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ाया जा रहा है, जिसकी मार गरीब से गरीब व्यक्ति पर पड़ती है। जो धनी लोग होते हैं उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि जो पनीर का पैकेट है वो 50 से 52 रुपया हो गया, तो उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक सामान्य मध्यवर्ग या निम्न मध्यवर्गीय परिवार के लिए 2 रुपये अधिक अपनी पॉकेट से निकालना मुश्किल होता है, क्योंकि वो 2-2 रुपये कई जगहों पर उसको निकालने पड़ते हैं, और जिससे उसकी जो वित्तीय हाल अवस्था जो होती है वो उसकी इजाजत नहीं देती है। तो गोटाबया राजपक्षे ने ये प्रो रिच यानी धनी लोगों के समर्थक नीतियां अपनाई, जिसका असर वहाँ के राजकोष पर पड़ा। राजकोष एक की जो सेहत है उसको बिगाड़ने पर पड़ा, और उसका भी नतीजा खासकर जो कोविड के बाद लॉकडाउन से जो पूरी अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई और उसके बाद जो हालात बने उसमें देखने को मिला। लेकिन यह भी कहानी पूरी कहानी नहीं है। अगर हम लोग पूरी कहानी को समझना चाहें तो हम लोगों को श्रीलंका के इतिहास में लौटना पड़ेगा। श्रीलंका की आज़ादी भी लगभग उसी समय हुई जिस समय भारत की आज़ादी हुई। लगभग वो एक ऐसा समय है जब डीकोलोनाइजेशन, जब उपनिवेशवाद का खत्म हुआ और एक एक करके देश आज़ाद होते गए। श्रीलंका की जो उस समय की जो आज़ादी की लड़ाई का नेतृत्व करने वाला लीडरशिप था, वह भी उसी तरह कुल मिलाकर विचारों से प्रभावित था। जैसे अपने यहाँ जवाहरलाल नेहरू और उनके उस समय की कांग्रेस थी, जिसने देश में एक समाजवादी ढांचा बनाने की कोशिश की। वो समाजवादी ढांचा किस तरह का था, उसकी क्या आलोचनाएं हैं, अभी हम लोग उसमें छोड़ देते हैं। लेकिन यह तथ्य है कि उस ढांचे के तहत पब्लिक सेक्टर बना। उस ढांचे के तहत जो आम लोगों की जिंदगी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इनमें बड़े पैमाने पर निवेश हुआ। बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाए गए। जो कमांडिंग हाइट्स ऑफ इकोनॉमी जिन्हें कहते हैं, जो अर्थव्यवस्था के जो मुख्य क्षेत्र हैं, उनको सरकार के हाथ में रखा गया, और उससे एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की जड़ श्रीलंका में भी डाली गई थी। लेकिन 1970 के दशक के मध्य में आकर जब वहाँ एक बड़ा सत्ता परिवर्तन हुआ और वहाँ की दक्षिणपंथी माने जाने वाली पार्टी सत्ता में आई, उसने तभी, भारत में तो वो नीतियां 1990 के दशक में आकर अपनाई गई, वहाँ पर 1970 के दशक में ही जो पब्लिक सेक्टर था उसको डिसमेंटल करने की शुरुआत हुई, और जो खुली अर्थव्यवस्था की जो नीति कहते हैं, जिसका तो क्या मतलब होता है आज सभी लोग समझते हैं कि उसका मतलब ही यह होता है कि आप जो धनी लोग हैं, जो पूंजीपति हैं, आप उनको एक खुला मैदान उपलब्ध कराते हैं तमाम दूसरे लोगों की कीमत पर। तो ये नीतियां वहां से अपनाई जाने की शुरुआत हुई, और बाद में IMF का जो फॉर्मूला है, जिसको कि स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट कहा जाता है, जो अपने देश में 1991 में अपनाया गया, जिसके तहत IMF की जो शर्तें होती हैं उसको मानते हुए आप जो पब्लिक एसेट हैं, जो सार्वजनिक संपत्तियां हैं, उसका आप निजीकरण करते हैं। आप आयात और निर्यात के पर जो टैक्स लगता है, कस्टम है उसमें आप छूट देते हैं। यानी पूंजी को आप खुला मैदान उपलब्ध कराते हैं कि वह आकर वो निवेश करे और जो भी मुनाफा है वो कमा सके। इसके साथ स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट में, और खासकर जब 1991 में सोवियत यूनियन खत्म हो गया और पूरी तरह से ये जो नई अर्थव्यवस्था जिसको कि ग्लोबलाइजेशन कहा गया, हालांकि उसको बहुत से लोग LPG कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये जो LPG की अर्थव्यवस्था थी पूरी दुनिया पर थोपा गया, क्योंकि और कोई मॉडल दुनिया के सामने नहीं रह गया। और पूरी अर्थव्यवस्था का जो एक तरह से सूत्र है वो अमेरिका, जिसको कि वॉशिंगटन कंसेंसस कहा जाता है, वॉशिंगटन सहमति कहा जाता है, ये सहमति अमेरिका के वित्त मंत्रालय, वर्ल्ड बैंक और IMF के बीच में बनाई गई थी कि पूरी दुनिया में किस तरह एक ही जैसी नीतियां थोपी जाएं और किस तरह हर देश की भूमिका तय की जाए
कि कोई देश क्या पैदावार करेगा। तो उसके तहत हम लोग ये देखते हैं कि ऐसा हुआ कि अलग अलग देशों को जो उनकी आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था थी उसको ध्वस्त करने के लिए प्रेरित किया गया। उनको ये जो कैश क्रॉप का ऐसी फसलें लगाने के लिए उनको प्रेरित किया गया जिसकी मांग पश्चिमी देशों में थी, या जो पश्चिमी कंपनियां जिनका कारोबार करके ज्यादा पैसा कमा सकती थी। और खासकर जो अनाज का जो एक जरूरत, जो बिल्कुल जरूरत है, उसमें बहुत से देशों को उसमें आयात पे निर्भर बना दिया गया उन नीतियों पर। अब ये कोई कह सकता है कि भाई उन्होंने कहा तो दूसरे देशों ने क्यों मान लिया। वो इसलिए मान लिया क्योंकि जो देशों के जो सत्ताधारी वर्ग होता है वो कुछ समाज के 5%, 10%, 2% के 1% जो लोग होते हैं उनके हितों को रिप्रेजेंट करता है। और वो जो तबके हैं उनके हित जो वैश्विक शासक वर्ग है, जो वैश्विक पूंजी का पोषक और उससे संचालित होने वाला वर्ग है, उससे जुड़ा हुआ है। तो इसलिए उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को एक तरह से आप कहें कि कमजोर करके जो दूसरी जो उनको एजेंडा दिया गया उसका उन्होंने पालन किया। यही बात श्रीलंका में भी की गई। नतीजा ये हुआ कि श्रीलंका में कैश क्रॉप को बढ़ावा दिया गया। कैश यानी जिसका आप कारोबार करते हैं, उससे आपका पेट नहीं भरता है। जैसे बहुत से देशों में यूकेलिप्टस के पेड़ लगाए जाते हैं, श्रीलंका में चाय और कॉफी के उत्पादन को बढ़ावा दिया गया अनाज की कीमत पर। और ये मानकर चला गया कि अनाज तो आप बाहर से मंगा लोगे, चूंकि आप ये चीज एक्सपोर्ट करोगे उससे डॉलर आएगा, फिर डॉलर से आप अनाज मंगवा लोगे। और ये पूरी दुनिया एक जिसको कि कहा गया कि उसको ग्लोबलाइज्ड विलेज बन गई, एक वैश्विक गांव बन गया। और उस गांव में सभी लोग रह रहे हैं। हालांकि ऐसा वैश्विक गांव में कुछ लोग सत्ताधारी थे और कुछ लोग प्रजा थे, ऐसा ही ढांचा बना। तो यह जो चीज आगे बढ़ी, ये आगे बढ़ते बढ़ते इसने तमाम देशों के अंदरूनी अर्थव्यवस्थाओं को कमजोर कर दिया। इसका लाभ सिर्फ वैश्विक पूंजीपति जो बहुराष्ट्रीय पूंजी है उसको मिला। वो देश ही मजबूत हुए। बाकी अपने देश की हालत भी हम लोग देख सकते हैं कि हमारे देश में आज अगर हम लोग ठीक से आकलन करें, और अभी हाल में CMIE के आंकड़े भी आए थे कि देश में मुश्किल से 2-3% लोग हैं जो पैंडेमिक में भी ग्रो करते रहे, उनकी संपत्ति बढ़ती रही। मुश्किल से ऐसे 10 से 15% आबादी है देश की जो आराम से रहती है। बाकी 80 से 85% जो हमारी आबादी है उसकी हालत लगातार बिगड़ती गई। ये बात आंकड़े हैं इसके। ये बात CMI की अगर हालिया रिपोर्ट में अगर आप उसे गौर करें कि भारत में फैमिली स्ट्रक्चर की आमदनी का स्ट्रक्चर क्या है, तो श्रीलंका की भी स्थिति ये इस ढंग से वो बनती चली गई। और बाद में वहाँ मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स हुआ। मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स जो है वही की जो बहुसंख्यक वर्चस्व की राजनीति है, जिसमें कि राजपक्षे जो थे, चूंकि जो महिंदा राजपक्षे जो थे राष्ट्रपति थे, उनको इस बात का श्रेय था कि उन्होंने तमिल अलगाववादी आंदोलन को कुचला गया उनके शासनकाल में। तो देश का जो बहुसंख्यक सिंहली बौद्ध समुदाय है उसमें उनका एक नायक की तरह छवि बनी। तो वो ये तमाम नीतियां लागू करते रहे, लेकिन तब उनको किसी ने क्वेश्चन नहीं किया, क्योंकि वो एक उग्र राष्ट्रवाद, उग्र सांप्रदायिकता की नीति का वो पालन करते रहे। और उसकी आड़ में वो जो धनी लोगों के हित में और अंतरराष्ट्रीय जो कैपिटल है उसके साथ जुड़कर वो नीतियां लागू करते रहे। वो दौर पूरा भ्रष्टाचार का दौर है। अब सवाल यह है कि जब आप ये नीतियां लागू करते हैं तो आखिर ये जो और भ्रष्टाचार में पैसा जाता है वो आता कहाँ से? वो आता है कर्ज लेकर। कर्ज आप किससे लेते हैं? कर्ज लेने के जो दुनिया में स्रोत हैं, IMF है। IMF, वर्ल्ड बैंक तो खैर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए देता है। IMF आपको अर्थव्यवस्था चलाने के लिए कर्ज देता है। बाइलेटरल लोन होते हैं जो किसी द्विपक्षीय समझौते के तहत दिए जाते हैं, जैसे कि चीन ने श्रीलंका में बड़ा निवेश किया, उसके तहत उसने कर्ज दिया। लेकिन ये सारे कर्ज का जो, अगर आप श्रीलंका के कुल कर्ज का आप हिस्सा देखें तो ये सारे कर्ज का जो मात्रा है वो छोटी मात्रा में।
जो ज्यादा बड़ी मात्रा में वो कर्ज है जो जिसको कि कॉमर्शियल लोन कहा जाता है। और हम लोग जानते हैं कि पूरी जो पश्चिम की अर्थव्यवस्था है उसका वित्तीयकरण हो गया है। पश्चिम में आज पूंजीपति पैसा उत्पादन से नहीं कमाते हैं, वो कारखाना नहीं लगाते हैं, वो कोई ऐसे उत्पादक काम नहीं करते जिससे कि उनका उनका धन कई गुना बढ़ता चला जाता है। वो शेयर मार्केट, बॉन्ड मार्केट, डेट मार्केट, इसमें पैसा लगाकर और रियल एस्टेट, इसमें पैसा लगाकर इससे जो रेंट हासिल होता है ये उनके मुनाफा का स्रोत है। तो जो डेट मार्केट है, आप उसमें आप कर्ज देते हैं, हाई इंटरेस्ट रेट पर देते हैं। जो द्विपक्षीय कर्ज होता है उसमें भी आमतौर पर इंटरेस्ट रेट जो होता है वो लो होता है। मल्टीलेटरल एजेंसी जैसे IMF है, उसका भी जो रेट कोई बहुत हाई नहीं होता है। श्रीलंका जैसे देश के लिए हाई ऊंचा महसूस हो सकता है। लेकिन जो कॉमर्शियल जो कर्ज होता है, जो श्रीलंका के कुल कर्ज में अगर हम लोग उसका हिस्सा देखें तो सबसे ज्यादा उसका हिस्सा है उस कर्ज में। वो कर्ज आपको कम से कम 20% से 30% ब्याज दर पे श्रीलंका जैसे देशों को मिलता है। 47% जो श्रीलंका के टोटल कर्ज में जो कॉमर्शियल जो डेट है, कॉमर्शियल डेट का हिस्सा 47% है, यानी लगभग आधा। और वो जो कर्ज है, कोई भी कर्ज 20% से कम ब्याज दर पर नहीं मिला। तो जब आप वो कर्ज लेते हैं और उस कर्ज से सरकारी कामकाज चलाते हैं, जाहिर है करप्शन होता है। मैं एक कहानी पढ़ रहा था, एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि श्रीलंका के जो राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे थे, उनके बेटा नमल राजपक्षे, वो किस तरह की अय्याशी की जिंदगी ब्रिटेन में जीते थे, उसकी कहानी एक व्यक्ति ने वहां बताई थी। वो पैसा आखिर कहाँ से आता है? वो पैसा आता है, ये जो सरकार कर्ज लेती है, सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार होता है, और वो पैसा सत्ताधारियों के पास पहुंचता है और उससे वो ऐशो आराम की जिंदगी वो लोग जीते हैं। लेकिन आपने कर्ज लिया, वो चुकाना पड़ेगा। जब उसका एक टाइम आएगा, जब उस हर साल उसका ब्याज चुकाना पड़ेगा। जब वो टाइम आएगा उस बॉन्ड को मैच्योर होने का, तो आपको वो पैसा देना पड़ेगा। यह कर्ज संकट है जो श्रीलंका के ऊपर जिसने उसकी ये हालत कर दी कि जो भी विदेशी मुद्रा उसको हासिल होती है, चाहे वो उनके बाहर से कमाकर जो लोग भेजते हैं उनसे हो, या जो उनका कुछ निर्यात होता है, या अब तो पर्यटन शुरू हो गया है जो पर्यटकों से होता है, उसका बड़ा हिस्सा उनको इस कर्ज चुकाने पे खर्च करना पड़ता है। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा, जो कहानी श्रीलंका की है वही कहानी दुनिया के बहुत सारे देशों में है जो आज कर्ज संकट में फंसते हुए दिख रहे हैं। तो आज श्रीलंका की स्थिति यह है कि श्रीलंका कर्ज चुकाने की स्थिति में नहीं है। वो अपने को डिफॉल्टर घोषित कर चुका है। वो बोल चुका है कि हमारे पास पैसा है नहीं, हम कहाँ से चुकाएंगे। जब उन्होंने अपने को डिफॉल्टर घोषित कर दिया, तो अब जो उन्हें, लेकिन डिफॉल्टर घोषित करने का यह मतलब नहीं होता है कि उनको वो कर्ज कभी नहीं चुकाना पड़ेगा। वो तो फिर एक नई व्यवस्था बनानी पड़ेगी, पूरी एक नया सिचुएशन बनेगा जब ये स्थिति आ सकती है, जब वो कर्ज से उनको मुक्ति मिले, या अगर अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां ऐसी हों, दुनिया भर की सरकारें, ये जो G7 है, जो G7 के देश हैं जो बैठकर दुनिया भर की समस्याओं पर बात करते हैं, अगर वो एक ऐसी कोई पहल करें जिसके तहत, जिस तरह हम लोग अपने देश में देखते हैं कि बैंक बहुत से पूंजीपतियों का कर्ज माफ कर देते हैं। सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की सरकार के समय में जो आंकड़े हैं कि 9 लाख करोड़ रुपए का जो कर्ज है माफ किया गया है। तो अगर इसी ढंग से कर्ज माफी की कोई योजना बनाई जाए तो बात अलग है, लेकिन अभी कोई ऐसी योजना नहीं है। तो श्रीलंका को देर सवेर ये कर्ज देना पड़ेगा, और इस बीच वो जो कर्ज नहीं चुका रहे हैं उनके ऊपर वो ब्याज दर बढ़ता जा रहा है। अब वो कर्ज, इसके लिए वो बार बार IMF के पास जा रहे हैं कि हमको और कर्ज दो। वो कर्ज जैसे ही आएगा उसको वो चुका देंगे, फिर उस IMF का कर्ज का एक नया बोझ उनके ऊपर आ जाएगा। यही कहानी पाकिस्तान में। पाकिस्तान की रोज खबरें हम लोग जो देखते हैं, वहां पर पाकिस्तान लगातार IMF के पास जाकर मांग कर रहा है कि हमें पैसा दीजिए कि हम पुराना कर्ज चुकाएं, लेकिन पुराने कर्ज के लिए नया कर्ज। अब ये सिलसिला पिछले 30 साल से चल रहा है कि आप कर्ज लेते हैं, आप कॉमर्शियल कर्ज लेते हैं, जो व्यापारिक संस्थाएं हैं, जो हेज फंड हैं, जो इक्विटी फंड हैं,
जो कि दुनिया भर में शेयर मार्केट्स में पैसा लगाती हैं और कर्ज देके जो पैसा कमाती हैं, आप उन एजेंसियों से, उन बैंकों से कर्ज लेते हैं और फिर उस कर्ज को चुकाने के लिए आप और कर्ज लेते हैं। और इस तरह ये कर्ज का जो सिलसिला है वो आज उस हालत में पहुंच गया है जब देश यह कह रहे हैं कि हम ये अब हम इस चुकाने से बिल्कुल अक्षम हो चुके हैं। और इसकी वजह कोरोना महामारी भी है। और यूक्रेन में वो युद्ध शुरू होने के बाद जिस ढंग से ईंधन की कीमतें बढ़ी हैं, पेट्रोलियम और गैस की कीमत बढ़ी है, खाद्य पदार्थों की कीमत बढ़ी है, बहुत सारे खनिज पदार्थों की कीमतें दुनिया भर में रिकॉर्ड सीमा पे पहुंच गई है, उसके बीच उनके लिए आयात करना मुश्किल हो गया है। क्योंकि पहले से ही जो कर्ज था उनके ऊपर, वो जो जो विदेशी मुद्रा उनके पास थी, वो विदेशी मुद्रा में अब पहले से कम चीजें वो मंगा पा रहे हैं। और इसके साथ ही एक बड़ी और जो वजह आ गई है, वो वजह है दुनिया, खासकर जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो अमेरिका और यूरोप हैं, उन्होंने रूस पर जो प्रतिबंध लगाए उसके नतीजे, हालांकि महंगाई उनके यहाँ पहले से बढ़ गई थी, जिसको कहा जाता है सप्लाई चेन टूट गया कोरोना वायरस महामारी के समय, उसकी वजह से बढ़ रही थी। लेकिन रूस पर जो उन्होंने प्रतिबंध लगाए और उससे जो रूस का तेल और गैस का जो उनके यहाँ जो आयात होता था उस पर जो फर्क पड़ा, तो आज ही खबर आई है कि यूरोपियन यूनियन में महंगाई रिकॉर्ड सीमा पर 8.6 या 7% पे पहुंच गई। अमेरिका में वो 9.1% पर है। इस महंगाई से निपटने के लिए अब वो देश अपने यहाँ ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं। ब्याज दर बढ़ाने से माना जाता है कि ब्याज दर बढ़ेगा तो बाजार में जो मुद्रा की उपलब्धता है वो घटेगी और मुद्रा की उपलब्धता घटने से महंगाई दर कम होगी। ये एक कॉमन विजडम है। हालांकि आज के समय में ये फॉर्मूला काम करेगा। ज्यादातर अर्थशास्त्री जो गंभीर अर्थशास्त्री हैं वो ये मानते नहीं हैं, क्योंकि इस समय जो महंगाई आई है वो मुद्रा की अधिक उपलब्धता की वजह से सिर्फ नहीं आई है, बल्कि वो आई है सप्लाई चेन भंग होने और जो यूक्रेन वॉर में जो दुनिया दो भागों में बंटती हुई दिख रही है, जो एक अलग पूरी अर्थव्यवस्था फ्रैक्चर हो रही है, उसमें जो रप्चर हुआ है उसकी वजह से आई है। तो अगर बीमारी का कारण दूसरा हो और आप दवा दूसरी दें तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। फिर भी उन देशों में लगातार ब्याज दरें बढ़ाई जा रही हैं। अमेरिका ने कल ही फिर से 0.75% और बढ़ाया। कुल मिलाकर अमेरिका में पिछले 2 महीनों में यानी मई के बाद से लगभग 2.25% ब्याज दर बढ़ाया जा चुका है। ब्याज दर बढ़ने से दुनिया भर के बाजारों से लोग पैसा निकालकर डॉलर में लगा रहे हैं, अमेरिका में निवेश कर रहे हैं, उससे डॉलर का मूल्य बढ़ रहा है। और अगर डॉलर महंगा होता है तो आपने ज्यादातर देशों ने कर्ज डॉलर में ले रखा है, उन्हें डॉलर में ही चुकाना पड़ेगा। तो जो डॉलर में, अगर डॉलर भारत के हिसाब से 75 रुपये पे हमने कर्ज लिया था तो हमें 75 रुपया चुकाना था, लेकिन आज वो 80 रुपये का हो गया तो हमें 80 रुपया चुकाना पड़ेगा। तो जो हमारे ऊपर दबाव था वो और बढ़ गया। और इसकी वजह से जो कर्ज लिया गया था, जो पहले का ही कर्ज है, उसकी मात्रा बढ़ गई, क्योंकि डॉलर की कीमत तेजी से विश्व बाजार में वो उछल गई है। तो उसका वजह से कर्ज संकट और भी गंभीर रूप लेता जा रहा है। इसीलिए आज IMF भी, जो कि खुद इस संकट को लाने के लिए शायद सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, उसने जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट की पॉलिसी दुनिया भर के देशों पे सौंपी, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्थाओं का जो स्वरूप बना, जिसमें आत्मनिर्भरता की बात समाप्त हुई और आयात निर्यात ग्लोबलाइज्ड पूरी दुनिया वैश्विक एक वित्तीय व्यवस्था बनी, जिसमें हमेशा ही धनी देश फायदे में थे और गरीब देश नुकसान में थे। उस व्यवस्था में ये कर्ज संकट, उसका तो एक बड़ी वजह थी ही। अब जो डॉलर की कीमत बढ़ी है उससे वो संकट और भी गंभीर रूप लेता जा रहा है। और इसका क्या समाधान है, मैंने जितने भी अर्थशास्त्रियों के विचार हाल में पढ़े हैं, सबका यह कहना है कि मौजूदा व्यवस्था में इसका कोई समाधान नहीं है। अनेक देश डिफॉल्ट करेंगे आने वाले समय में। उन देशों को दंडित करने के लिए पश्चिमी देश क्या करते हैं तो अभी देखने की बात होगी। एक दुनिया के जाने माने अर्थशास्त्री हैं माइकल हडसन, उनकी अभी 1 या 2 महीने पहले एक किताब आई है डेस्टिनेशन ऑफ सिविलाइजेशंस, जिन्होंने कर्ज संकट पर ही मुख्य रूप से इस किताब को केंद्रित किया है। उसमें उन्होंने दलील दी है कि दुनिया भर में
जो प्राचीन काल से सभ्यताएं रही हैं उसमें एक सीमा के बाद कर्ज माफी की जाती रही है। उन्होंने रोम की सभ्यता को सिर्फ इसका अपवाद माना, बाकी तमाम सभ्यताओं का उन्होंने जिक्र किया है कि वहां कैसे जब एक कर्ज का जो चक्र है, दुष्चक्र है, एक खास सीमा पे पहुंच जाता है तो लोगों को कर्ज की राहत दी जाती है। हम लोग भी अपने देश में किसानों के लिए कर्ज माफी की मांग करते हैं, या जो बुनकर समुदाय है उनके लिए कर्ज माफी क्यों मांग करते हैं? क्योंकि एक समय के बाद, और वैसे भी जो कर्ज लेता है वो ब्याज के रूप में काफी रकम चुका होता है, वो दे चुका होता है। तो वैसी परिस्थिति में कर्ज को माफ करने के अलावा कोई और चारा नहीं है। तो आज सवाल सिर्फ यही है। मैं अपनी बात के हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं कि भाई टैक्स कौन दे रहा है, हम कह रहे हैं उतना कमाई उसकी भी नहीं है जो वहां बैठा। मैं 2 मिनट में अपनी बात खत्म करता हूँ। साथियों से अनुरोध है कि बाद में अपनी बात रखें, पहले सत्येंद्र भाई अपनी बात रख लेंगे, फिर सवाल के फॉर्म में साथी हस्तक्षेप करेंगे। मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, मैं तो यही हाँ, आप आराम से बोलें जी। मैं कंक्लूड कर रहा हूँ कि सवाल है, आज दुनिया में 2 ही परिस्थितियां हो सकती हैं। या तो यह होगा कि जो देश हैं वो डिफॉल्टर हो जाएंगे, और अगर पश्चिमी देश पहले की तरह की ताकत में होते तो वो उनको इस बहाने गुलाम बना लेते, लेकिन शायद वो स्थितियां अभी नहीं हैं। दूसरी परिस्थिति यह है कि ये देश विद्रोह कर दें और ये कह दें कि हम कर्ज नहीं चुकाएंगे, और दुनिया में जो नई धुरी उभर रही है चीन और रूस और ब्रिक्स देशों की, जो एक नई अर्थव्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें भारत भी शामिल है ब्रिक्स में, जिन्होंने जो IMF के विकल्प के रूप में जिन्होंने ब्रिक्स बैंक को कॉन्सेप्चुअलाइज किया है और उसको स्थापित भी किया है, जो 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 कर्ज ब्रिक्स बैंक्स ने कई देशों को इस कर्ज चुकाने के लिए कर्ज दिए हैं और उसको बहुत आसान शर्तों पर दिया है। तो यह जो एक नया एक्सिस, नई धुरी बन रही है, ये देश उसके साथ खुद को जोड़े और अपनी आंतरिक अर्थव्यवस्था में आमूल बदलाव लाए, जिसमें स्थानीय जरूरतों को महत्व दिया जाए, अनाज की पैदावार को महत्व दिया जाए, आत्मनिर्भर अर्थ बनने की कोशिश की जाए। ये जो ग्लोबलाइज्ड अर्थव्यवस्था से और वित्तीय व्यवस्था से अपने को अलग करके एक जनता की जरूरतों को केंद्र में रखकर अर्थव्यवस्था को बनाने की कोशिश की जाए। या एक तो रास्ता यह है जो आगे चलकर आने वाले दशकों में खुशहाली का रास्ता होगा, या फिर वो पश्चिमी देशों की गुलामी करते हुए उनके कर्ज जाल में फंसे रहें, और संभवतः पता नहीं दुनिया में क्या परिस्थितियां पैदा होंगी कि वो उनके गुलाम के रूप में, शायद हो सकता है पहले जैसे गुलाम ना हो, लेकिन आर्थिक गुलामी उनके रूप में उनकी शर्तों को मानते हुए, अपनी जनता के हितों को नजरअंदाज करते हुए, अपने यहाँ के 2-4% लोगों के केवल इंटरेस्ट को सर्व करते हुए वो काम करते रहें। इसके अलावा बीच में कोई तीसरा समाधान है? मैं तो एक साधारण पत्रकार हूँ, लेकिन दुनिया के जो बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं, जो गंभीर अर्थशास्त्री हैं, उनका भी मानना है कि इसका और तीसरा कोई समाधान नहीं है। तो मैं अपनी बात को यहाँ विराम देता हूँ।